नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, बहुत ही शानदार तरीके से ज़ोर-शोर से चल रही होगी। और दोस्तों हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हमारी जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों, लगभग 73 दिन के आसपास बचे हुए हैं, अब यानी कि ढाई महीने के आसपास बचे हुए हैं। और दोस्तों हमें इस बार हमारी जो मंज़िल है उसको प्राप्त करके रहना है। दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों हमारी जो कोशिश है इस बार दोस्तों हमें सिलेक्शन लेना है, हमें किसी भी तरह हमारे मंजिल उसको हासिल करना है। प्रयास हमारा ऐसा रहना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से दोस्तों यानी कि हमारी मंजिलों को प्राप्त करना है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर राजस्थान जीके के दोस्तों यानी कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों यानी कि हम करने वाले इसके अंदर यानी कि 40 क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होगा, जिसमें दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान सम्मिलित होगा, राजस्थान का वो शैक्षिक प्रदेश दोस्तों वो शामिल होगा और आरटीई दोस्तों इसके अंदर शामिल होगा और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर मैं लेकर के आया हूँ। टोटल दोस्तों हम करेंगे यानी कि 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही है लास्ट में ज़रूर बताना है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा है सिलेक्शन सीरीज़ दोस्तों। किसी भी हालत में हम बनेंगे अध्यापक, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप हमारे भी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यानी कि दोस्तों हम सबसे पहले 50 क्वेश्चन करेंगे मतलब एक वीडियो के अंदर, उसके बाद दोस्तों दूसरे अंदर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, 40 करेंगे। इस प्रकार से यानी कि हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। सबसे पहला दोस्तों यानी कि 51 यानी कि जो एक सेट हो जाएगा दोस्तों हमारा कंप्लीट, यानी कि एक तो है यानी कि हमारा जो सामान्य ज्ञान जिसमें 40 क्वेश्चन उसके करेंगे और जैसे कि राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थानी कला संस्कृति और बोली एवं भाषा उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। ये जो 40 क्वेश्चन है जो आप सभी को पता है कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट करेंगे दोस्तों यानी कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना और कम से कम समय में, ठीक है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर जाएगा टोंक के अंदर। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों आईसीआर के द्वारा कब की गई थी? 1962 के अंदर की गई थी। और यह संस्थान है दोस्तों भेड़ और खरगोशों के पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों में लगा हुआ है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन-सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और राज्य में खेजड़ी का वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वह प्रोसोपिस सिनेरेरिया दोस्तों, इसका क्या वानस्पतिक नाम हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने उपस्थित हो, राजस्थान में राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है दोस्तों यानी टेकोमेला अंडुलेटा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पुष्प है दोस्तों रोहिड़ा उसका जो वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंडुलेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार ने रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया था। कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और रोहिड़ा का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है टेकोमेला एंडुलेटा, इसका वास्तविक नाम है। प्रश्न देखिए दोस्तों 54 देखिए लास्ट आप क्वेश्चन है आपके सामने 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा औजार और टाँके की खरीद के लिए एक केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में गठित किया गया है। तो कौन सी दोस्तों वो गठित की गई? वो है दोस्तों आरएसएमसी। यानी कि दोस्तों आरएसएमसी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। यानी कि आरएसएमसी यानी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन दोस्तों, इसका गठन किया गया है। किसके लिए? चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा और टाँके की खरीद के लिए दोस्तों केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में गठन किया गया है, उसका नाम है आरएसएम। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है? देखते दोस्तों यानी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। आरएसएमसी का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा औजार और टाँके की खरीद के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में किया गया है दोस्तों, ठीक है? प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपके सामने उपस्थित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत यानी कि दोस्तों यानी कि हम जो योजना है कंप्लीट मैंने बताया आपको, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शामिल होगा जिसके अंदर सारे जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो शामिल हो जाएंगे और शैक्षिक प्रदेश के भी क्वेश्चन इसके अंदर करवाएंगे और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है दोस्तों वो भी करवाएंगे और सामयिक का भी दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन करवाएंगे।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत 2021-22 में आवश्यक दवा सूची में कितनी नई औषधियों को शामिल किया गया है? कितनी नई औषधियाँ दोस्तों उनको शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर यानी कि 2 जो नई औषधियाँ है दोस्तों इसको शामिल किया गया है। कितनी 2 नई औषधियाँ उनको शामिल किया गया है? 2021-22 में आवश्यक दवा सूची में 2 नई औषधियाँ दोस्तों, कितनी 2 नई औषधियों को शामिल किया गया है? 4 औषधियों को विलोपित किया गया है। 4 औषधियाँ हैं उनको विलोपित किया गया है, 2 नई औषधियाँ उनको शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की उपलब्धता यानी कि सुनिश्चित करने के लिए 6 दवाइयों की श्रेणी में परिवर्तन किया गया है। कितनी? 6 दवाइयों की श्रेणी में परिवर्तन किया गया है इसको। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 56। उदयपुर के निकट एकलिंग जी मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों उदयपुर के निकट जो एकलिंग जी का मंदिर है वो बनवाया था बप्पा रावल ने दोस्तों। ठीक है, एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने कब बनवाया था? 734 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। मेवाड़ के जो महाराणा है एकलिंग जी के क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। और शिवरात्रि को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजस्थान के निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? तो दोस्तों यानी तीरंदाजी से किस खिलाड़ी का संबंध है? वो है रजत चौहान दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के खिलाड़ी है रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए 58। माउंट आबू में निम्नलिखित कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू के अंदर दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों यानी सिरोही के अंदर स्थित है। कौन कौन से है? माउंट आबू में, सिरोही में, दिलवाड़ा के जैन प्रसिद्ध जैन मंदिर है। 5 मंदिर है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। एक तो है आदिनाथ का मंदिर, ठीक है, और है दोस्तों यानी कि नेमिनाथ का मंदिर, एक है नेमिनाथ का मंदिर, और उसके उसके बाद में पीतलहर आदिश्वर मंदिर, और एक है दोस्तों यानी खरतर वसई मंदिर दोस्तों, एक ये है, और महावीर स्वामी का मंदिर दोस्तों ये है। कितने मंदिर है? यानी कि नेमिनाथ मंदिर, पीतलहर का आदिश्वर मंदिर, और खरतर वसई मंदिर, और महावीर स्वामी का मंदिर, यानी कि यहाँ पर है 5 मंदिर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान का विधानसभा कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, लालकोटी कहाँ? जयपुर के अंदर राजस्थान का विधानसभा स्थित है। राजस्थान का विधानसभा लालकोटी जयपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो यानी कि मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक क्या होता है? प्रमुख होता है। यानी कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक सैद्धांतिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक जो व्यावहारिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने 61 देखिए। राजस्थान में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया जा रहा है दोस्तों? यानी किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो ये दिया जा रहा है 1985 से 86 से दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इसको क्रीड़ा परिषद ऐसे खेल प्रशिक्षक को भी वरिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करती है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों को तराश कर योग्य खिलाड़ी बनाते हैं दोस्तों। 1985-86 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और बात करते हैं दोस्तों यानी कि इसकी गुरु वशिष्ठ के अंदर कितनी है, यानी कि नगद राशि कितनी जाती है? 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 62 देखिए। जालौर जिले का वह नगर जहाँ पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हैंसांग आया था दोस्तों। कहाँ पर आया था? भीनमाल के अंदर आया था। जालौर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है, और संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध, कौन सा ग्रंथ है? शिशुपाल वध की रचना यहाँ पर की थी। और हैंसांग जो चीनी यात्री था, हैंसांग भीनमाल की यात्रा की थी, और भीनमाल में सुंडा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों 2006 में बनाया गया। यानी कि भीनमाल कहाँ है? तो भीनमाल में सुंडा पर्वत है दोस्तों, यानी कि जालौर में राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों यहाँ 2006 में बनाया गया है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में गोल्डन सिटी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है जैसलमेर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी सुवर्ण नगरी के नाम से लोकप्रिय जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा और थार रेगिस्तान के निकट पश्चिमी राजस्थान और भारत की सीमा प्रहरी के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 64। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित? तो आप सभी को पता है सिरोही के अंदर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। कौन कौन से? आदिनाथ का मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है, और पीतल है, आदिश्वर मंदिर है, और खर
खरतर बरसई मंदिर है और महावीर स्वामी मंदिर दोस्तों, यानी कि 5 मंदिर, यानी कि जो दिलवाड़ा की जो मंदिर है सिरोही के अंदर वो 5 मंदिर है दोस्तों, ठीक है। गोगा जी के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता है कि गोगा जी गुरु कौन थे, यानी गुरु गोरखनाथ जी थे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है कौन? जिनका जन्म चौहान राजपूत परिवार में 1033 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। हिंदुओं में इन्हें सर्प देवता, सर्पों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। एवं मुसलमानों में गोगा पीर के रूप में पूजते हैं इनको। इन्होंने गजनी के शासक महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गजनी का शासक था महमूद गजनवी से युद्ध किया और गजनवी ने ही इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें जहार पीर कहा दोस्तों। किसने कहा था जहार पीर? वो गजनवी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीमल शाह के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को अभी ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पर? यानी कि देलवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में देलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है दोस्तों। 5 मंदिर है, तो आप सभी को पता, आदिनाथ मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है, पीतलहर आदिश्वर मंदिर है और खरतर बरसई मंदिर है और महावीर स्वामी का मंदिर यहाँ पर है सिरोही के अंदर। प्रश्न आपके सामने देखो दोस्तों, देखिए SIQE कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा कि SIQ कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर देना, तो बिल्कुल सही बात है। ये भी एक उद्देश्य तो ये होगा। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और गतिविधि आधारित शिक्षणों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने 68 देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो यानी कि सीमेंट उद्योग दोस्तों जो होता है वो किसी खनिज आधारित होता है। तो स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कच्चे माल बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से मिल जाता है। इस वजह से दोस्तों यानी कि स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख प्रमुख जो प्रमुख कारण है बच्चे कच्चे माल की उपलब्धता दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का संकेंद्र मुख्यतः एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, बूंदी, कोटा, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर जिले में है, क्योंकि इन जिलों में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर और खड़िया जिप्सम प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ का स्थानीयकरण प्रमुख है। प्रश्न देखिए दोस्तों नंबर 69 देखिए आपके सामने उपस्थित है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्तों? तो कितने जलवायु किया जा रहा है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 के अंदर जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 10 दोस्तों जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना दोस्तों, ठीक है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हो। प्रश्न आपके सामने 70 नंबर का देखिए दोस्तों, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल दोस्तों। कौन सी? द कृष्णा मिल। ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? आप सभी को पता है कि 1889 का सबसे पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों यानी कि स्थापित की गई थी। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल दोस्तों, ये कहाँ पर लिमिटेड? ब्यावर अजमेर के अंदर थी, निजी क्षेत्र में थी। और ये सेठ दामोदर दास दोस्तों राठी था, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। इनकी स्थापना 1889 में की गई थी। इनके सहयोगी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इनके सहयोगी थे सेठ दामोदर दास राठी के। द कृष्णा मिल सबसे पहले दोस्तों यानी कि सूती वस्त्र क्या थी? मिल थी। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 71 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन राज्य में सर्वाधिक जयपुर व अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से संचालित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये जो किया जा रहा है यानी कब से संचालित किया जा रहा है सतत रूप में, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट है वो, तो यानी कि 2010-11 से दोस्तों ये स्टार्ट किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। कौन सा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, CEC की बात करते हैं तो ये है जयपुर अलवर के अंदर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से संचालित किया जा रहा है? 2010 से 11 के अंदर। बात करते हैं दोस्तों CC की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का बात करते हैं, यानी कि इसका प्रारंभ जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010 और 11 से हुआ। सत्र 2015-16 के राज्य के समस्त समन्वित राजकीय विद्यालयों में दोस्तों इसको लागू कर दिया गया। और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को वास्तविक शैक्षिक स्तर पता लगाना, ताकि बच्चों के कक्षा अनुसार तथा उनके शैक्षिक स्तर के अनुसार कार्य योजना बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, इसका ये उद्देश्य है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 72 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CCE का मतलब होता है यानी कि दोस्तों कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन तो दोस्तों यानी कंटिन्यूस सतत तो है इसके अंदर, यानी कि सतत है, व्यापक भी है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दो महत्वपूर्ण घटक है, एक तो है सतत
कंटिन्यूस, इसमें बच्चों का मूल्यांकन नियमित रूप से अर्थात सत्र पर्यंत तक चलता है। कॉम्प्रेसिव यानी व्यापकता, मूल्यांकन की प्रक्रिया शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी क्षेत्रों में संबंधित होती है दोस्तों, तथा बालकों के शैक्षिक स्तर के अनुसार अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। तो ये है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव लेसन यानी कि शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित। क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि एसएमसी की बात कर रही है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य कौन से है दोस्तों। तो उद्देश्य की बात करते हैं, विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना, तो बिल्कुल सही बात है। विद्यालय विकास योजना बनाना, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। भामाशाह से सहयोग प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। और एक और है, यानी कि दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों एसएमसी से संबंधित ही है, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कर रहा है, यानी एसएमसी। दोस्तों ये पोर्शन दो कौन सा है, शैक्षिक प्रदेश का दोस्तों ये पोर्शन है, ठीक है। तो प्रबंधन समितियां दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो सभी पता है आपको। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता हो सकते हैं, विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक हो सकते हैं, विद्यालय परिक्षेत्र में निवास करने वाला सरपंच जिला प्रमुख हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 75, राजकीय विद्यालयों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस योजना के तहत वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत, यानी कि निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दोस्तों वितरण किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बात करते हैं इसके बारे में कि राजकीय विद्यालयों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना का प्रारंभ 8 मार्च 2016 से किया गया था। कब से किया, 8 मार्च 2016 से किया गया था। और आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की छात्राओं को प्रति माह प्रति छात्रा 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा दोस्तों। कितना, यानी कि प्रति माह प्रति छात्र को, यानी एक माह के अंदर कितना, 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे 6 से लेकर के 12वीं क्लास, यानी कि कौन सी कक्षा में, 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक की हो। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 76 देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि कब शुरू की गई थी, यानी कि ये है 2016 के अंदर दोस्तों, 2016 के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 77वां नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है दोस्तों, यानी कि जो हमारा राज्य व्यवस्था दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न है। यानी कि जिला कलेक्टर बेहद धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, ठीक है। जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों तरफ क्या, जिला प्रशासन घूमता है। उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती है, निम्न में से कौन कौन सी उससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ये बताने के निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है। यानी कि राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, बिल्कुल ये इसकी क्या है, उससे संबंधित है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी ये नहीं है दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी होता है, और जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी ये होता है। तो यानी कि बात करते हैं उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों, ये इसके यानी कि संबंधित, इससे संबंधित नहीं होता है। किससे, यानी जो कलेक्टर की धुरी है दोस्तों, जिला कलेक्टर वह धुरी है, यानी कि चारों तरफ धुरी है, चारों ओर जिला प्रशासन घूमता रहता है। तो उसके अंदर कौन सा नहीं आता, वह उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी ये नहीं आता है। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की रीढ़ या धुरी कहलाता है। जिला कलेक्टर होता है जो जिला प्रशासन की रीढ़ या धुरी कहलाता है। जिला प्रशासन का मुखिया होने के कारण जिला स्तर पर सरकार की आंख कान और बाहों के भौतिक कार्य करता है। जिला कलेक्टर पद पर भारतीय प्रशासनिक जो आईएएस के अधिकारी को लगाया जाता है, किसको, आईएएस जो होता है वो जिला कलेक्टर बनता है। प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक छात्र अनुपात की दर क्रमशः क्या रखी गई दोस्तों, तो कितनी रखी थी। सामान्य की बात करते हैं दोस्तों 1:30, यानी कि एक शिक्षक, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक तो क्या होना ही चाहिए। यानी कि ये तो, यानी कि कितना होना चाहिए, 1:30 रखी गई है। यानी कि पहले अध्यापक पूछा फिर छात्र पूछा, तो छात्र 30 छात्रों पर यानी कि एक शिक्षक तो यानी कि होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा गया है, यानी कि 30:1 से कम हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न आपके सामने देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गजब प्रश्न और शानदार प्रश्न, कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं जो अनिवार्य शिक्षा है, कानून आया था 2019 आरटीई, यानी कि आरटीई 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है दोस्तों।
तो संशोधित की बात करते हैं दोस्तों, किसके अंदर यानी संशोधित किया गया है, वो है यानी कि भाग नंबर 16। भाग नंबर 16, 16 यानी भाग नंबर 16 जो आरटीई की धारा दोस्तों यानी कौन सी, तो धारा 16 है दोस्तों। 16 के अंदर क्या कहा गया है, यानी कि सोलो यानी कि जिसे फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ धाराएं बताई गई थी, उन्होंने बोला था कि उसमें संशोधन किया गया है, यानी कि 2019 द्वारा संशोधित किया गया है कौन सी, धारा 16 को, यानी कि भाग नंबर 16 को। बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। ये देखिए दोस्तों, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार जो संशोधन है अधिनियम 2019 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 10 जनवरी 2019 को हस्ताक्षर के बाद में 1 मार्च 2019 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 1 मार्च 2019 को लागू किया गया था। जिसमें मूल अधिनियम की धारा कौन सी, 16 के उपनियम दोस्तों, यानी कि 16 1 2 3 4 को प्रतिस्थापित किया, धारा 38 में संशोधन किया, 38 थी, यानी धारा 38 किस समय संशोधन किया जा सकता है, धारा 16 में नवीनतम संशोधन इस प्रकार किया गया है। ये दोस्तों यानी नवीनतम संशोधन किया गए थे। ठीक है, क्या क्या थे, धारा 1 के अंदर कहा था, 16 1 के अंदर कहा गया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में कक्षा 5 तथा कक्षा 8 के नियमित रूप से परीक्षा होगी दोस्तों। ठीक है, परीक्षा की बात करिए, धारा 16 2 के अंदर कि यदि कोई बालक कक्षा 5 से लेकर 8 में फेल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा, परीक्षा करवाने का मौका दिया जाएगा 2 महीने के भीतर। ठीक है, ये 16 2 के अंदर कहा गया है। 16 3 के अंदर क्या कहा गया है कि यह बालक पुनः परीक्षा में फेल हो जाता है तो समुचित सरकार उसे कक्षा 5 से 8 में रोक सकती है, ये रोकने का प्रावधान है। परंतु समुचित सरकार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोकने का निश्चय कर सकती है। ठीक है, और 16 नंबर की है, यानी कि 16 4 के अंदर क्या कहा है कि किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा जा सकेगा। ठीक है, तो ये इसकी यानी कि धारा नंबर 16 के अंदर 4 ये संशोधित किया गया है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों 80 नंबर देखिए। 80 नंबर है आपके सामने, राजस्थान सरकार ने आरटी एक्ट 2019 की किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नियम 2011 बनाए दोस्तों। यानी कि किसको यूज किया था, तो 2011 नियम जो शिक्षा का अधिकार 2000 नियम 2011 दोस्तों वो बनाया था, वो है धारा 38। धारा 38 का यूज करके दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए थे धारा 38 को यूज करके। ठीक, कितनी धारा है, यानी कि टोटल 38 धारा है। ठीक है, आरटी एक्ट की कितनी धारा दोस्तों, 38 धारा टोटल। तो जिनमें से यानी कि शिक्षा का अधिकार 2000 शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाया गया था धारा 38 को यूज करके। प्रश्न आपके सामने देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है, यानी कि 25%, यानी कि आरक्षण की बात कर रहा है कि निजी स्कूलों के अंदर 25% आरक्षण किस धारा के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों यानी कि जब अगर अपन को आरक्षण चाहिए दोस्तों, तो आरक्षण के लिए क्या होता है, हमें बार 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 आरक्षण मांगना पड़ता है, तब जाके बार बार, यानी कि 12 के अंदर है, यानी कि धारा नंबर 12 के अंदर क्या आरक्षण है, यानी कि निजी स्कूलों के अंदर 25%, यानी कि जो विद्यार्थी उनको ना प्रवेश निःशुल्क प्रवेश देने की आरक्षण दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो आरटीई है, दो जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। इस अधिनियम की धारा 12 एक ग के अनुसार राज्य में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त यानी असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर के कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी दोस्तों। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 82 क्वेश्चन है आपके, राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां किस वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है दोस्तों, तो यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाती है, अल्पसंख्यक विशेष पिछड़ा वर्ग को दी जाती है और स्वच्छ कार्य में संलग्न परिवार को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो अनुसूचित जाति और उसके बाद यानी अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ा वर्ग और स्वच्छ कार्य में संलग्न परिवार के बच्चों आदि वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी को पता है जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। इसका जो निर्वाचन
निर्वाचित सदस्य द्वारा, जो निर्वाचित सदस्य हो चुके उनके द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही किया जाता है जिला प्रमुख का चुनाव। ठीक है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न यानी कि आपके सामने लेकर के आऊँ। सामान्य ज्ञान का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों उससे संबंधित यानी कि 40 प्रश्न ये है, और राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कला एवं संस्कृति है दोस्तों, और बोली है दोस्तों, उसके 50 प्रश्न आते हैं हमारे, प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, यानी कि 90 क्वेश्चन, यानी कि दो दो वीडियो के अंदर 90 क्वेश्चन, और ये कंप्लीट दोस्तों यानी किस पर आधारित है, पूरे सिलेबस पर आधारित है, और ये हमारी रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है। प्रश्न आपके सामने देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो मुख्य जो प्रधान पीठ तो आप सभी को पता है जोधपुर के अंदर है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में, तथा इसकी एक स्थायी पीठ जो बेंच है 31 जनवरी दोस्तों 1977 को जयपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 85 देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था यानी कि 2017 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यानी कि RSS यानी कि कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष दोस्तों कौन है, हरिप्रसाद शर्मा है। कौन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, हरिप्रसाद शर्मा है, और ये 30 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए, 30 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए थे दोस्तों। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, ये बताना है कि राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। तो आप सभी को पता है कि रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। ठीक है। यानी कि रोहिड़ा है उसको राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का उपनाम बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प है कौन सा, रोहिड़ा, उसका उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम कौन सा, यानी राजस्थान का सागवानी से कहा जाता है, मरुस्थल का सागवानी से कहा जाता है, राजस्थान के मरुशोभा कहा जाता है, मारवाड़ की टीक या मरुटीक जोधपुर, जोधपुर में, ये जोधपुर के अंदर है मरुटीक दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा, रोहिड़ा, इसे कहा जाता है। रोहिड़ा इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 88 देखिए। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, यानी कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित परिभाषित है दोस्तों, यानी किससे संबंधित, ये सारे के सारे दोस्तों असुविधाग्रस्त समूह में यानी वंचित समूह के अंदर आ जाते हैं। किसे, असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह के अंदर आ जाते हैं। बात करते हैं इसकी, यानी कि असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित बालक से आशय है, यानी कि असुविधाग्रस्त समूह से आशय है, यानी कि जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है उनसे संबंधित आशय है कि SC ST और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक, निःशक्त और निःशक्त बच्चे, निःशक्त बच्चे बच्चे तथा समुचित सरकार द्वारा घोषित आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई लिंग के आधार पर घोषित असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को क्या कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार से बालक है जो उनको क्या जाता है, यानी कि असुविधाग्रस्त समूह दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 89 देखिए, आपके सामने उपस्थित प्रश्न 89 नंबर है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, वो कौन कौन है दोस्तों, यानी कि महाधिवक्ता नहीं दोस्तों, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य दोस्तों इसको क्या करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त को किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, परंतु अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही संविधान में विहित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। राज्यपाल करता है, क्या करता है, राज्यपाल करता है इनको नियुक्त। राज्यपाल ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करता है दोस्तों, कौन, राज्यपाल। लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 90 नंबर का। 90 नंबर का क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मुख्य सचिव होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य सचिव राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों। शासन सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया होता है दोस्तों ये। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की मुख्य सचिव भी दोस्तों, यानी कि जो राज्य
मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल सचिव भी होता है दोस्तों, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी भी कहलाता है कौन-सा? यानी कि मुख्य सचिव दोस्तों। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर की है दोस्तों, यानी कि कोशिश की है दोस्तों, यानी कि हमारे जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों वो जल्द से जल्द करने की। आपके कितने सही है ज़रूर बताना है दोस्तों कमेंट करके। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है आपके लिए, हेल्पफुल क्या दोस्तों, यानी कि ये सिलेक्शन सीरीज़ है हमारी, और ये दोस्तों यानी कि सिलेक्शन करवा के रहेगी। हमारी मंज़िल है दोस्तों, हम बनेंगे अध्यापक। हमारा जो दोस्तों यानी कि जो है ध्येय वाक्य है, हम बनेंगे अध्यापक, हम बनेंगे अध्यापक दोस्तों। ये हमारा ध्येय वाक्य है और किसी भी हालत में दोस्तों बन कर के ही रहना है। तो अगर आपको दोस्तों ये पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकनों को भी प्रेस करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।